हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ अच्छी ही चल रही होगी। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में उद्देशिका को समझाता, धारा 1 में संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ समझाता, ये कहाँ कहाँ लागू होता है अधिनियम, कहाँ नहीं होता है इसको समझाता। दूसरी धारा जो रिपील हो चुकी है, जिससे हमारे अधिनियम से जिसका कोई मतलब ही नहीं रहा है, निकल चुकी है। तीसरी धारा जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, निर्वचन खंड है। इस अधिनियम में निम्नलिखित शब्दों और पदों का निम्नलिखित भावों में प्रयोग किया गया है। जैसे कि शब्दों से, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर सेंटेंस बनते हैं, पद बनते हैं। तो इसी तरह से इसमें निर्वचन खंड में डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है न्यायालय, तो न्यायालय की डेफिनेशन दी हुई है। अगर हम बिहार एक्ट की लैंग्वेज पढ़ें तो न्यायालय शब्द के अंतर्गत सभी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट तथा मध्यस्थों के सिवाय साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत सभी व्यक्ति आते हैं। ये थोड़ा समझना स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि लैंग्वेज इसकी बहुत कठिन होती है, इसलिए स्टूडेंट नहीं समझ पाते, सेंटेंस को घुमाकर बताया जाता है। तो अब हम आपको सिंपल सी लैंग्वेज में बता दें कि न्यायालय के अंतर्गत सभी न्यायाधीश आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं, वैध रूप से जो प्राधिकृत व्यक्ति होते हैं वो आते हैं, मध्यस्थ नहीं आते हैं इसमें। ये न्यायालय की इतनी बात आपकी समझ आ गई होगी। आगे दिया हुआ है तथ्य। तथ्य से अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत आती है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो फ्रेंड्स, ये तथ्य के अंतर्गत कोई वस्तु, जैसे कि हमारे एक रूम है और रूम में सारी चीज़ें एक अवस्था में रखी हैं, सोफ़ा है, बेड है या कोई अन्य चीज़ें हैं। तो इस तरह की वस्तुएं या वस्तु की अवस्था, वो पूरी अपनी अवस्था में रखी हुई हैं। वस्तुओं का संबंध उससे एक दूसरे से ये इंद्रियों द्वारा एहसास किया जाए, या कोई ऐसी मानसिक दशा व्यक्ति की, ऐसी कोई मानसिक दशा और जो जानकार व्यक्ति हो उसको पहचान सके, ये सब तथ्य हैं। तो ये तथ्य भी हमारा कंप्लीट हुआ। ये दृष्टांत और देख लेते हैं हम आगे क्या कहता है ये दृष्टांत। ये कि अमुक स्थान में अमुक क्रम में अमुक पदार्थ व्यवस्थित है, एक तथ्य है। जैसे कि अभी हमने बताया कि कोई भी स्थान पे कोई चीज़ रखी हुई है, किसी क्रम में रखी हुई हैं चीज़ें, तो पदार्थ व्यवस्थित पदार्थ है, वो भी एक तथ्य कहलाएगा। ये कि किसी मनुष्य ने कुछ सुना या देखा, एक तथ्य है। जैसे कि कोई कुत्ता है और वो भौंक रहा है और उसने देखा सुना, तो ये भी एक तथ्य है। ये कि किसी मनुष्य ने अमुक शब्द कहे, एक तथ्य है। जैसे कि कोई व्यक्ति है और उसने किसी व्यक्ति से कहा कि मैं तुझे मार डालूँगा, तो वो भी एक तथ्य है। ये कि कोई मनुष्य अमुक राय रखता है, अमुक आशय रखता है, सद्भावना पूर्वक या कपट पूर्वक कार्य करता है, या किसी विशिष्ट शब्द को विशिष्ट भाव में प्रयोग करता है, या उसे किसी विशिष्ट संवेदना का भान है, या किसी निर्दिष्ट समय में था, एक तथ्य है। ये कि किसी मनुष्य की अमुक ख्यालती है, एक तथ्य है। यानी कि कोई व्यक्ति है ऐसा ख्याल ला रहा है कि कल मुझे जाना है और कल जाकर पढ़ना है, या और वहाँ से आकर के
मुझे उस व्यक्ति को मारना है। तो ये ख्याल रख रहा है, ये ख्याल रखा और उसने उसको मारा और मारने के बाद जो बन गया वो तथ्य हो गया। तो ये तथ्य की डेफिनेशन कंप्लीट हुई। फ्रेंड्स, आपकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या हम कुछ गलतियां कर रहे हैं, आप प्लीज़ हमें बताएं, कमेंट्स करें, जिससे कि जो गलती हम कर रहे हों उसको आगे से सुधारें। और अगर आपकी समझ में आ रहा है तो हमारी जो वीडियो है उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।